Hello students, good afternoon all of you. So we are on chapter number 6, effects of the British rule in India. So in our previous video we have introduced the British rule in India and how that is affected to the peasants and agriculture. Okay, what are the conditions of peasants and agriculture during the British rule? We have discussed in our last lecture, last video. Okay. So in this video we will discuss about the effect of social life, how the social life affected by the British rule in India. Okay, सो लॉर्ड कार्नवालिस और कॉर्नवालिस जो थे उनके टाइम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे रूल एस्टाब्लिश किए थे जिसकी वजह से इंडियन पीपल और इंडियन पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे और उनकी सोशल लाइफ कैसे अफेक्ट हुई वो हम स्टडी करेंगे आज. सो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज अ कलेक्टर. ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स कलेक्टर थे ब्रिटिशर्स के. वो क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कोई भी रेवेन्यू, नॉट ओनली लैंड रेवेन्यू, किसी भी तरह का रेवेन्यू वो लोग लगाते थे इंडियंस पे. तो वो क्या करते थे, उनका जॉब रेवेन्यू को कलेक्ट करना था. ठीक है, इसलिए उनको कलेक्टर कहा गया. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड एज फंक्शन ऑफ अ जज. ठीक है, वो जज का फंक्शन भी परफॉर्म करते थे. ठीक है, यानी कि वो लोगों के लिए मतलब जस्टिस का काम किया करते थे. ठीक है, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एनिशियंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल. ठीक है, तो जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, कि ब्रिटिश लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो उसने अपना एनिशियंट सिस्टम जो था, हमारे इंडिया का जो एनिशियंट सिस्टम था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, मतलब सेल्फ रूल का हमारा सिस्टम कैसा था कि हम खुद पे ही रूल करेंगे, हम इंडिपेंडेंट थे पहले एनिशियंट सिस्टम के अकॉर्डिंग. बट जब से ब्रिटिश रूल ने ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश हुआ तो उसने पूरी तरह से जो है वो इंडियन के एनिशियंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑफ दिस सेल्फ रूल. इन द एनिशियंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. ठीक है, एनिशियंट टाइम पे इंडिया का हर एक विलेज जो था वो एक स्मॉल रिपब्लिक विलेज कहा जाता था. ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. पूरे विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्राम पंचायत हैंडल किया करती थी. ठीक है, दिस पंचायत वर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री. ठीक है, ये जो पंचायत जो थी वो बैकबोन कहा जाता था, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, बैकबोन कहा जाता था ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री में हर एक पर्सन के लिए सेल्फ रूल की बैकबोन किसको कहा जाता था, ग्राम पंचायत को कहा जाता था. These institutions of local self-rule stood their ground even during the time of foreign invasions. ठीक है, तो ये जो local self-rule का जो institution था वो कब तक चलता रहा, stood their ground even during the time of foreign invasion. जब foreign invasion start हुआ था तब तक जो है वो ये rule चलता रहा, लेकिन एंड अ सल्तनत पीरियड तक, बट वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश. लेकिन सल्तनत पीरियड के बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ एस्टैब्लिश की, उसके बाद से जो है ये जो सेल्फ रूल और लोकल सेल्फ रूल का जो इंस्टीट्यूशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी. ठीक है, अब जो कंपनी है मतलब ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो उनके जो रिफॉर्म्स थे, सोशल रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज़ थी, मेड पीपल फील इनसिक्योर. ठीक है, तो उसकी वजह से सारे पीपल्स जो है वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे थे एंड सस्पिशियस. ठीक है, और सस्पिशियस मतलब फील कर रहे थे. दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर. ठीक है, तो मतलब लोग ऐसा सोचने लगे कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उनको क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन बनाने पे मतलब क्रिश्चियन बनाना चाहती है, उनके इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है. ठीक है, पूरा वेस्टर्न कल्चर एस्टैब्लिश करना चाहती है इंडिया में, ऐसा वहाँ के लोग सोच रहे थे. और उनके जो हिंदू रिलीजन था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तो वहाँ के लोग ऐसा सोचने लगे. People believed that the Indian social system was deliberately
अंडरमाइंड एंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री, ठीक है। तो पीपल बिलीव करने लगे कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो डेलिबरेटली अंडरमाइंड हो रहा है इन द रेलवेज एंड मिलिट्री, ठीक है। वो रेलवे और मिलिट्री में अंडरमाइन हो रहा है, ठीक है। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा, ठीक है। एक आगरा में ऑर्डर पास किया गया था दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश, ठीक है। तो आगरा में ये ऑर्डर पास किया गया कि जो इंडिया में जितने भी आगरा में जितने भी इंडियंस हैं वो सारे इंडियंस क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करेंगे। इफ़ इट वॉज नॉट डन, अगर ऐसा नहीं किया गया, इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम, तो उसे क्राइम कंसिडर किया जाएगा। वॉज लायबल फॉर पनिशमेंट, फॉर लायबल यानी कि उससे पनिश किया जाएगा, ठीक है, वो पनिश के लायबल होगा। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोगों में फैल गया था, काफ़ी एंगर हो गए थे। एंड हैट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमोंग द इंडियंस, ठीक है। और फिर इंडियंस की जो मतलब अमोंग्स क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा हो गई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उन लोगों से, बिकॉज दे वांट टू बी सैल्यूटेड बाय द इंडियंस, ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो इंडियंस थे वो एनिशियंट टाइम से सेल्फ रूल यानी काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, रिपब्लिक थे, ठीक है। नाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब मतलब ब्रिटिश रूल पे इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से डिस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल टू द मार्केट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो इंडिया से काफ़ी हैंडलूम्स यानी कि जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया के मार्केट से जो है वो एशिया और यूरोप के मार्केट में सप्लाई की जाती थी। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़ यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज कमोडिटीज़, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया था कि इंडियन कमोडिटीज़ लाइक मुस्लिन क्लोथ एंड सिल्क क्लोथ और इंडियन स्पाइसेस जो थे, मसाले, मिर्च मसाले वगैरह, तो उसके लिए उनकी जो डिमांड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी यूरोपियंस में। तो यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, इंडिया में किस वजह से आते थे, वो इंडियन कमोडिटीज़ को परचेस करने के लिए आते थे, ठीक है। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स व, ठीक है। तो जूट और सिल्क और वुलन और कॉटन ये सारे जो कपड़े हैं ये क्लॉथ की वेराइटीज़ है बेटा। दे ऑल टेक्सटाइल्स वर इन हाई डिमांड, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थे इंडिया से इन द यूरोपियन कंट्रीज़, ओके, और यूरोपियन मार्केट्स। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन ऑफ ढाका, ठीक है। तो ढाका का जो मुस्लिन होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट माना जाता था, तो वॉज वर्ल्ड फेमस, वो भी वर्ल्ड फेमस था। पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया में ही था, ठीक है। ढाका इज़ अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश बाद में जो है वो इंडिया से अलग हुआ था, बट एट दैट टाइम ब्रिटिश रूल जब था तब बांग्लादेश जो था वो इंडिया के साथ ही था। और ढाका का जो मुस्लिन था वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस था और उसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इन द यूरोपियन मार्केट। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स कमोडिटीज सच एज saltpeat and sugar etc. were exported in the exchange of tremendous amount of bullion, that is gold and silver, ठीक है। तो नॉट ओनली दिस कॉमोडिटीज़, उसके अलावा saltpeat एंड शुगर, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी इन एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ बुलियन, ठीक है। और उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर दिया जाता था, ठीक है। द होल सिनारियो चेंज्ड एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन फिर बाद में ये जो सिनारियो था ये पूरा सिनारियो मीन्स सिस्टम वो पूरा चेंज हो गया था एज अ ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में तो ये पूरा जो इंडियन कमोडिटीज़ का जो एक्सपोर्टिंग था वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। नाउ द फ्लो ऑफ बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये जो बुलियंस यानी कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का जो फ्लो किया जाता था उसको रिवर्स कर दिया गया इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसकी जब शुरुआत हुई द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज़ एज पर टुडेज स्टैंडर्ड ओनली फॉर्म बंगाल, ठीक है। तो बंगाल से जो है वो उन्होंने बंगाल को फॉर्म करने के लिए, बंगाल में अपना रूल फॉर्म करने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपीज़ पर टुडेज़
ठीक है। आज के जो 500 करोड़ रुपीज़ होते हैं उतने उन्होंने लिए थे उस टाइम पे। जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। तो इस तरह से जो पूरी कंट्री जो है हमारी इंडियन कंट्री, तो उससे जो है वो किस तरह से उन्होंने पूरा वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट किया था ब्रिटिशर्स ने विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल में कच्चा माल जो था प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते थे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनसे जो है वो फिर बाकी सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, लाइक कॉटन। ठीक है, तो कॉटन के क्लॉथ्स जो बनाते थे, तो कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता था। तो वहाँ से जो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स को सप्लाई किया जाता था, उससे जो है वो ये लोग क्लॉथ्स बनाते थे, कॉटन क्लॉथ्स। नाउ एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली रॉ मटेरियल, जो भी मनी इंडिया से वो कलेक्ट करते थे वो सारी की सारी जो है उसकी हेल्प से द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंग्लैंड प्रॉस्पेर। ठीक है, यानी कि इंडिया में जैसे प्रॉस्पेरिटी था पहले के टाइम पे, अब इंग्लैंड जो है वो प्रॉस्पेर बन गया था, यानी प्रॉस्पेर कंट्री बन गया था, काफ़ी समृद्ध देश बनता जा रहा था, क्योंकि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल और मनी कलेक्ट करते थे वो सारा जो है वो बिज़नेस और इंडस्ट्रीज जो कनेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, दे ऑल गॉट ट्रांसफर्ड टू दी इंग्लैंड। ठीक है, इस वजह से इंग्लैंड प्रॉस्पेर्ड हो गया था काफ़ी। जो मील्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग। ठीक है, और उनकी जो मील्स थी जिसमें ये रॉ मटेरियल्स को के लिए काम होता था, वो सारी मील्स जो थी वो प्रोग्रेस करने लगी। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वाज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट levying any duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India। ठीक है, तो इंडिया में जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड होता था उसका 80% टैक्स होता था, लेकिन विदाउट टैक्स वो क्या कर रहे थे, इंडिया से जो है वो कॉटन सप्लाई करके इंग्लैंड में, फिर वहाँ पे क्लॉथ बना के उसका 80% टैक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता है, वो बिना इंडिया को दिए वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल इंडिया से कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे। एज अ रिज़ल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडियन बिकेम कॉस्टलियर। ठीक है, तो इंडिया में जो टेक्सटाइल बनने लग गया वो कॉस्टलियर होने लग गया, क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या करते थे, वहाँ से टेक्सटाइल बना के रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिर इंडिया में जो है वो उसका सेलिंग करते थे। तो इंडियन मार्केट में फिर वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया था, और इंडिया के थ्रू खुद से जो है वो रॉ मटेरियल जाता था उस टाइम पे बेटा। तो फिर भी जो है वो मतलब इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करके कॉटन की क्लोथ्स बना के इंडिया में सेल करते थे, और वही जो मटेरियल जो इंडिया से जाता था वो कॉस्टली हो जाता था फॉर द इंडियन मार्केट। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कुड नॉट withstand the competition and they could not sustain themselves। फिर जो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो अपने मतलब कंपटीशन नहीं कर पाई फिर इंग्लैंड के कंपनीज़ के साथ। ठीक है, एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स, और अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो फिर ये स्किल बेस्ड जितनी भी कंट्रीज़ थी हमारी इंडियन कंट्रीज़ की, इंडिया कंट्री की, उसमें कौन सी कंपनीज़ है बेटा और इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल और ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं गॉट रूइंड ड्यू टू द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से ये रूइन हो गई। ठीक है, यानी कि बैंकरप्ट हो गई एक तरह से, ऐसा बोला जाए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनको उधार लेना पड़ गया। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो स्किल्ड वर्कर थे इंडिया में, फिर भी वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज़, यानी कि जो विलेज एरियाज़ के जो मतलब पुअर वर्कर्स होते हैं ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर, फिर और ज़्यादा पुअर बन गए। पुअर वर्कर्स पहले से तो पुअर थे ही, देन दे बिकम और मोर पुअरर। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी आ गई थी इंडिया में। देखो ये पिक्चर आपको शो किया गया प्लाइट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरह की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, उसका जो प्लाइट्स वगैरह हैं, प्लाइट ऑफ कॉटेज है, उसका यहाँ पे पिक्चर शो किया गया है। ठीक है,
नाउ द सस्पिशंस अबाउट द रिफॉर्म्स, ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो टुडे वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.